गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हमने हमारा माय बोली मराठी का लेक्चर खत्म किया है एंड दिस लेक्चर इज इन हिंदी। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, हिंदी एंड इंग्लिश एक्चुअली। ओके, सो दिस इज a screen live now. आई एम गोइंग टू फुल स्क्रीन नाउ. पहले हमारे 18 क्वेश्चंस हो चुके हैं. वी आर इन मराठी में शायद हमारे 27 तक क्वेश्चन हुए हैं. हिंदी का जो राष्ट्रभाषा है वो मीडियम में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज योर फोर्थ लेक्चर. 7 लेक्चर हमारे यूट्यूब में फुल फ्लेश रहेंगे एंड देन वी विल try to give you 7 minute access freely in the YouTube and afterward बाकी के लेक्चर सारे आपको हमारे टुडेज आयुर्वेद एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे. मैं उसका डेट एंड निकाला है, दैट इज 31 दिसंबर 2026. तो तकरीबन 1.5 साल तक आपको इसका एक्सेस रहेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन आईडी है 171088. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, नो निगेटिव मार्किंग इज देयर. So, which of the following hypotheses are formulated by Nobel regarding the andragogy? पहला है adults approach to the learner as a judgmental, adults approach to the learner as a problem solving, adults learn most effectively when the issue is the immediate importance. Next, adult must learn by experience, and next is adults must understand why they must learn anything. So these are some sort of things जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. थोड़ा एडजस्ट कर ले तो बैकग्राउंड में बराबर नहीं आ रहा है. तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है आपको, क्वेश्चन का टाइप समझना है. तो क्वेश्चन का टाइप कौन सा है? तो क्वेश्चन टाइप इज, मैं इनविजिबल पेन ले लेता हूँ, इनविजिबल पेन. देन अभी एक लॉजिक लगा के देखो. अडल्ट अप्रोच टू द लर्निंग एज ए जजमेंटल, जजमेंटल होके तो नहीं करेगा कोई, तो ये नहीं है. बाकी देखते हैं. अडल्ट अप्रोच टू द लर्निंग एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ ये है. नेक्स्ट, अडल्ट लर्नर मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन द इशू इज द ऑफ इमीडिएट इम्पोर्टेंस, ये भी हाइपोथेसिस सही है. जब जैसे कि आप एज अ अडल्ट लर्नर आप एनटीटी पढ़ रहे हो, तो एनटीटी की जब एग्जाम पास में आती है तो आपका ग्रास्पिंग ऑफ द नॉलेज बड़ा फास्ट हो जाता है. तो इमीडिएट इम्पोर्टेंस है तो इफेक्टिवली वर्क होता है. नेक्स्ट, अडल्ट मस्ट लर्न बाय एक्सपीरियंसेस, तो अनुभव से ही सब ज्ञान की प्राप्ति होती है. एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट पार्ट. देन अडल्ट मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दे मस्ट लर्न एनीथिंग. अभी उसके पीछे, जैसे मान लो आपको पता है एनटीटी एग्जाम देना है, क्यों देना है, आगे आगे जाके आपको टीचर कोड मिलेगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए करियर दाव पे है, इसलिए आपको लर्न करना जरूरी है, उसका मोटिव आपको पता चाहिए. नेक्स्ट, अभी उसके ऑप्शंस हमारे कौन से आ जाते हैं, ए छोड़ के सारे, तो बी सी डी ई. बी सी डी ई जिसमें है वो सही है, जिसमें ए है वो गलत है. तो ए इसमें है तो ये एक ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा, तो ऑप्शन बचता है सी. सी इज द करेक्ट आंसर. ए बी सी डी, ए बी सी ई ओनली, ये गलत है, ए नहीं है. ए बी डी ई, ये भी गलत है, और सही आंसर है बी सी डी ई. एंड फोर्थ आंसर इज ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, तो ए तो नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर 3 इज द राइट आंसर. आगे जाते हैं. ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है एंड इसको बोलते हैं मल्टीपल आंसर्स सिलेक्ट करना. तो मल्टीपल आंसर्स टाइप का एमसीक्यू आपका ये हो जाता है. नेक्स्ट, ये कहाँ पे दिया है, तो नॉवेल का जो बुक है अपने स्टडी मटेरियल के अंदर ही है. पर्टिकुलरली फ्रॉम द अडल्ट लर्निंग एंड द एंड्रोगॉगी सेक्शन रेफरिंग टू द नॉवेल्स 1980, द करेक्ट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द अडल्ट लर्निंग एंड्रोगॉगी इंक्लूड्स. हाइपोथेसिस बाय मैकोलम, मैकोलम नॉवेल 1980 में उन्होंने दिया है.
अडल्ट अप्रोच टू द लर्निंग एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए क्यों सही नहीं है? तो अडल्ट अप्रोच टू द लर्निंग एज ए जजमेंटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉवेल सिक्स कोर इज अजम्पशन। इन फैक्ट नॉवेल एम्फसाइजेस सेल्फ डायरेक्शन। उन्होंने सेल्फ डायरेक्शन, एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, इंटरनल मोटिवेशन, इनको माना है। जजमेंट को कभी माना है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा है? अडल्ट लर्निंग थ्योरी सेक्शन जो है उसके अंदर ये मिलता है। अकॉर्डिंग टू नॉवल, अडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स, ड्रॉ एन एक्सपीरियंस, आर रेडी टू लर्न व्हेन दे आर एक्सपीरियंस अ नीड, एंड आर अ प्रॉब्लम सेंटर्ड इन द लर्निंग ओरिएंटेशन। जब उनका ओरिएंटेशन होता है किसमें? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के जरिए एक आधा प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम दे देते हैं, तो वो बहुत जल्द उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अपना क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आईडी है 171089। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्ट्रक्चर मोड्स मोड ऑफ सिंटेक्स इन हराइकल ऑर्डर। तो सिंटेक्स, व्हाट इज द टीचिंग सिंटेक्स, ये हमने आपको जो 11,000 टर्म्स दिए थे उसके अंदर ये एक वर्ड भी है, व्हाट इज अ टीचिंग सिंटेक्स। तो वो जैसे आप पढ़ाई चालू करेंगे तो साइड बाय साइड 11,000 टर्मिनोलॉजी आपको डेली रटना है, डेली लर्न करना है। दैट इज द यूएसपी ऑफ अवर टूडेज आयुर्वेदा एप्लीकेशन एंड टूडेज आयुर्वेदा एनटीटी क्लासेस। ये आपको दूसरे कोई क्लास में नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, सॉरी तो गड़बड़ है। तो नेक्स्ट है पहला इसमें एप्लीकेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन। तो एक लॉजिक लगा के देखो, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो जो प्रिपरेशन में पहला आंसर है वो इसका आंसर रहेगा। तो ये आंसर है 4। तो कितने क्वेश्चन, कितने सीक्वेंस में हमने किया? मैं तो बात भी कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आपको आंसर्स भी बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से 20 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर आता है। तो ये हो गया आपका इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और मल्टीपल आंसर्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो और सीक्वेंस उन्होंने हेराइकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस वाला है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। सीक्वेंस इज वेरी प्रिसाइज नॉलेज। तो इसमें भी आपको अगर प्रिपरेशन सबसे पहले करना है तो वो आंसर डी जिसमें है वो रहेगा। तो आंसर है डी। डी मतलब सबसे पहले प्रिपरेशन, देन प्रिपरेशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जनरलाइज करेंगे, मतलब ऐसा प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, देन कंपैरिजन, देन जनरलाइजेशन, लास्ट में उसको एप्लीकेशन। ऐसा आपका आंसर बनता है। Particularly in the section describing the structure model of teaching syntax commonly associated with the inductive teaching or the concept attainment model। तो हम हर बार आपको सिंटेक्स वर्ड आएगा कि नहीं आएगा? आपको ऐसा भी आ सकता है वो सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, है ना। तो इन सब के लिए आपको 11,000 जो टर्म है वो पढ़ने ही पड़ेंगे। द हराइकल ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इज एज फॉलो। तो पहला है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन। प्रिपरेशन, सेट द स्टेज फॉर लर्निंग। प्रेजेंटेशन, इंट्रोड्यूस एग्जांपल्स एंड कंटेंट। आप एग्जाम्पल से, दृष्टांत जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है, उसको कैसे उस तरीके से आप पढ़ाइए। नेक्स्ट कंपैरिजन, लर्नर्स ऑब्जर्व सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। आप क्या कर रहे हो? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आई फाइंड आउट कर रहे हो। नेक्स्ट इज, उसके बाद आप जनरल रूल फॉर्म कर देते हो कैसे पढ़ाना है, एसओपी जिसको बोलते हो। और लास्ट में अप्लाई द नॉलेज टू द न्यू सिचुएशन। लास्ट में एप्लीकेशन, आइदर प्रिपरेशन लास्ट में पहले करोगे या एप्लीकेशन लास्ट में करोगे। तो दोनों आप ढूंढे तो वो एक ही ऑप्शन में मिलते हैं। मराठी वालों को मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया था, हिंदी वालों को प्रिपरेशन के बारे में बताया। ठीक है, इस वजह से अपना क्वेश्चन हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उसका क्वेश्चन आईडी है 171069। 171069। द सेकेंडरी बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट शेयर स्टार्ट्स विथ इमिटेशन, मोल्डिंग, रीएंफोर्समेंट एंड इनेट। अभी ये कंप्लीटली क्वेश्चन चला जाता है 1000
11,000 टर्म्स के ऊपर, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग आपको पता चाहिए, तब जाके आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो सबसे पहले है इमिटेशन, मोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, इनेट। तो इसका कंप्लीटली क्लियर आंसर है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? The Roberts here emphasized that the learning secondary behavior begins with the imitation, where the child observe and replicate the behavior of the model, especially parents and caregivers। जैसे जैसे आप जो जो छोटा बच्चा होता है उससे आप बातें करते हो, वैसे वैसे वो इमिटेट करना चालू कर देता है, आपको कॉपी करना चालू कर देता है। आप जैसे हंसते हो वैसे हंसने लगता है। आप जैसे मम्मा, पापा, डैडी, मम्मा या नाना नानी ऐसे वर्ड बोलते हो, तो उस तरह से वो भी वो वर्ड्स आपको कॉपी करना चालू कर देता है। ठीक है, वो केयरफुली ऑब्जर्व करता है और बाद में उसी को कॉपी करता है। ये कब कहाँ दिया है? तो ये दिया है चाइल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी नाम की बुक में, या चाइल्ड साइकोलॉजी सेक्शन में, थ्योरीज ऑफ सोशल लर्निंग। और किसका कंट्रीब्यूशन है? सीयर्स का कंट्रीब्यूशन है, सीयर्स का कंट्रीब्यूशन है। इमिटेशन सर्व एज द फाउंडेशन बिफोर द रीइंफोर्समेंट, बिफोर द रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे ऑप्शन था ना रीइंफोर्समेंट, उसके पहले। एंड अदर लर्निंग मैकेनिज्म शेप द बिहेवियर फर्दर। उससे क्या होता है? वो बच्चे का बिहेवियर अपना चालू हो जाता है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन अपना हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन आईडी है 171031। एक मार्क के लिए है, नो निगेटिव मार्किंग। एंड द क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन आईडी 171031। और ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, इजी कैटेगरी का है। क्लासरूम सेटिंग इज एन इम्पोर्टेंट इन फिल इन द ब्लैंक्स इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचिंग स्टाइल है क्या इसमें? नहीं है। लर्निंग हैबिट है क्या? नहीं है। है या वेरिएबल? इंपॉर्टेंट वेरिएबल क्या है? टीचिंग सेटिंग इन अ क्लासरूम मैनेजमेंट। फीडबैक तो हो ही नहीं सकता, बैठता ही नहीं। तो इसका आंसर है, हम कैसे है वो भी देखेंगे। अंडर द क्लासरूम मैनेजमेंट सेक्शन इट इज मेंशन दैट द क्लासरूम सेटिंग इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। मतलब क्लियर क्लियर आंसर है। किसको इन्फ्लुएंस करता है? स्टूडेंट के बिहेवियर को, टीचर को। टीचर कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। और एंड ऑल ओवर द लर्निंग एनवायरनमेंट। करेक्ट आंसर्स है वेरिएबल 3। एक्सप्लेनेशन है, इन एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्लासरूम सिटिंग refers to an aspect like sitting arrangement, lighting, noise, classroom design, all which are the variables that can affect the teaching learning process। ठीक है, यहां तक समझ में क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन आईडी है 171051। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट इन हराइकल ऑर्डर। हराइकल ऑर्डर है, इसका मतलब सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन है। सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन, इसका मतलब ये क्वेश्चन मीडियम डिफिकल्टी का है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा लॉजिकली अगर अपन करते हैं, तो पहले पढ़ते हैं ऑप्शन, उसके बाद लॉजिकली मैं तो आगे का नहीं देखता हूँ, इसमें सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो पहले है असेसमेंट जनरेशन, दूसरा है स्टोरेज रिट्रीवल एंड ट्रांसमिशन, तीसरा ऑप्शन है असेसमेंट डिलीवरी, चौथा ऑप्शन है असेसमेंट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अभी ये अगर ध्यान से आप देखते हो तो स्टोरेज जो होता है लास्ट में होता है, स्टोरेज रिट्रीवल एंड ट्रांसमिशन। तो अगर अपन 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 इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं, अगर आप ऑप्शन पढ़ते हो तो ऑप्शन में है, अगर बी आंसर लास्ट में जिसका है वो इसका करेक्ट आंसर। देखो बी लास्ट में किसमें है? ऑप्शन नंबर 1, ACDB। तो ए पढ़े पहले, असेसमेंट का पहले जनरेशन होगा, उसके बाद उसका डिलीवरी होगा सी, उसके बाद उसका असेसमेंट स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन होगा, लास्ट में स्टोरेज होगा, रिट्रीवल होगा, ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हल हो गया। एक्सप्लेनेशन है, फ्लो चार्ट ऑफ द टिपिकल कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट सिस्टम फॉलोज द स्ट्रक्चर। सबसे पहले असेसमेंट होगा, असेसमेंट जनरेशन होगा, क्रिएटिंग टेस्ट आइटम्स एंड क्वेश्चन। जैसे आपने 2025 की अगर मॉक टेस्ट देखी हमारी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन हमारी टीम पूरा निकालती है, उसको
शफल करती है, उसके आंसर्स वगैरह देखती है और करेक्ट आंसर निकालने के बाद वो डिलीवरी करती है। डिलीवरी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने एप्लीकेशन पे आ जाता है, फिर आप web.classplus.com पे जाके लैपटॉप पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे रियल टाइम एग्जाम रहती है वैसे सीबीटी हमारी रन होती है। मतलब स्कोरिंग बात की पार्ट है, सबसे पहले डिलीवरी होगा, डिलीवरी के बाद स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, ऑटोमेटिक और मैनुअली स्कोरिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा है, आपको कितने मार्क्स थे, आपके बैचमेट्स को कितने फास्ट मार्क सॉल्व कर पाया, फिर रैंक निकालना वगैरह, ऐसे सब चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद उसका जो स्टोरेज होता है, रिट्रीवल एंड ट्रांसमिशन, फिर स्टोरिंग रिजल्ट्स आपको आपके पास मिलता है, और इनेबलिंग एक्सेस एंड रिपोर्टिंग। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आईडी है 171056। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन डिवाइस एंड एनवायरमेंट दैट एडजस्ट टू इंडिविजुअल नीड्स? तो पहला है प्रेजेंटेशन पैकेज, सेकंड है एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी, थर्ड है वेब 2.0 एंड फोर्थ इज मोबाइल ऐप। इसमें लॉजिकली आप देखते हो तो क्वेश्चन क्या है, इंडिविजुअल नीड्स की तरह उसने एडजस्ट करना चाहिए, तो इसमें एडेप्टिव वर्ड आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Particularly in the section of the emerging educational technologies, the correct answer for the question which of the following refers to the software and online devices, the environment that adjusts to the individual needs is adaptive learning technology। अभी ये है, ये क्यों नहीं है बाकी के, वो भी देखते हैं। Adaptive learning technology refer to the software system and online platform that uses artificial intelligence or the algorithm to tailor education content। उसकी पीस बढ़ाना है, फास्ट करना है, कम करना है, फीडबैक जैसे मिलता है उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना है, तो ये होता है एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज के अंदर। प्रेजेंटेशन हो गया, पावर पॉइंट, वो एडेप्टिव है क्या? नहीं है। वेब 2.0, विकिपीडिया है, ब्लॉग्स है, वो इंटरेक्टिव मतलब एडेप्टिव है क्या? नहीं। वो पर्सनलाइज भी नहीं है, वो एक लिखा हुआ आर्टिकल रहता है, उसको पढ़ के आपको ज्ञान लेना है। नेक्स्ट, ऑन मोबाइल एप्लीकेशन, वो एक डिलीवरी का माध्यम है, उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो एडेप्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आता है टू एडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आपको हर चीज का बारे में पता है, हर चीज मतलब 11,000 टर्म्स। ठीक है, 11,000 टर्म्स को मैं बार बार बोलता हूँ। लास्ट टाइम जितने लोग भी क्लियर हुए हैं, आपके पास नंबर है, सबको पूछिए जिन जिन के आपको लगता है। मैक्सिमम बच्चों का क्लियरेंस ये 11,000 टर्म की वजह से हुआ है, क्योंकि आपको एक्सो सिस्टम के बारे में, माइक्रो सिस्टम के बारे में, मीजो सिस्टम के बारे में, क्रोन सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, तो आप इसका आंसर दे नहीं सकते। सो आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन। नोविंग that someone grew up before the mobile exist मतलब अति प्राचीन काल, is an example of understanding somewhere based on their exo system। नहीं हो सकता। माइक्रो सिस्टम छोटी सिस्टम है क्या? नहीं। म्यूजो सिस्टम नहीं। क्रोनो सिस्टम, तो टाइम ही इसमें आ रहा है, क्रोनोलॉजी समझो, ऐसा बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम। तो अगर मोबाइल नहीं है, इसका मतलब अति प्राचीन काल, अति प्राचीन काल मतलब क्रोनोलॉजिकली इसका आंसर होना चाहिए। तो स्पेशली इन द सेक्शन ऑफ डिस्कसिंग ब्रोफेनेफर्स ब्रोफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, द करेक्ट आंसर इज क्रोनो सिस्टम। According to the Brenner theory, the chronological system referred to the dimension of the time as it relates to a person's environment, including life transition, socio-historical circumstances। तो इसमें क्या होता है कि उनका जो एक ट्रांजिशन फेज होता है, अश्म युग, फिर कॉपर युग, फिर होमोसेपियन, फिर सेपियन, फिर होमोसेपियन सेपियन, फिर बाद में इवॉल्व हो गए, और फिर बाद में लास्ट में मोबाइल फोन आ गया। तो अंडरस्टैंडिंग दैट समवंस ग्रो अप before the mobile phone existed reflects the historical time period or the life transition, which is exactly what the chrono system captures। तो इस तरह से आपका आंसर आता है फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसके बाद और एक क्वेश्चन लेंगे और हम लोग रुक जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द गार्डनर नेटिव इंटेलिजेंस आर, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये मीडियम डिफिकल्टी और कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए इजी भी लग सकता है।
तो गार्डनर का जो इंटेलिजेंस है, जिसको नेटिव इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, उसमें से कौन सा है? तो ये टाइप आता है मल्टीपल आंसर्स का, मल्टीपल आंसर्स करेक्ट होना, ये जो होता है एमसीक्यू, वो टाइप का क्वेश्चन है। तो इंटरपर्सनल कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशनल प्रोफिशिएंसी, नेचुरलिस्ट, इनोवेटिव एंड प्रैग्मेटिक। तो अगर आपने वो 11,000 एमसी टर्म देखे हैं, पढ़े हैं, तो इसका आंसर आपको पता चलेगा। इंटरपर्सनल एंड नेचुरलिस्ट, दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स अ फोर्थ। ए एंड बी उन्होंने दिया था, सी एंड डी दिया था, सी एंड डी दिया था, और ए एंड सी, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरपर्सनल एंड नेचुरलिस्ट। तो इन द सेक्शन डिस्कसिंग हार्वर्ड Gardner theory of the multiple intelligence, the intelligence are identified as a native or innate intelligence includes, जन्म से जो इंटेलिजेंस मिलते हो, पहले है नेटिव इंटेलिजेंस एज पर द गाइडलाइन, दो ही है, नेचुरलिस्ट एंड इंटरपर्सनल। तो ये क्यों नहीं है? कॉन्वर्सेशनल प्रोफेसी इट्स नॉट अ इंटेलिजेंस कैटेगरी। इनोवेटिव जो है वो अट्रेट है, वो गार्डनर इंटेलिजेंस नहीं है। प्रैग्मेटिक मतलब मोर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्टाइल, प्रैग्मेटिक है, कम्युनिकेशन स्टाइल है, नॉट एन इंटेलिजेंस। तो आंसर्स आता है वो। तो गार्डनर कोर इंटेलिजेंस जो है वो कौन कौन से है, वो मैं पहले बता देता हूँ। इसकी ट्रिक हमने बनाई थी। एल, एन नंबर ऑफ लिम्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ लिम्स। एन मतलब नेचुरलिस्ट, एल मतलब लॉजिस्टिक एंड लिंग्विस्टिक, सॉरी लिंग्विस्टिक एंड लॉजिक, आई मतलब इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल, एम मतलब म्यूजिकल, बी मतलब बॉडी बॉडीली, एंड एस मतलब स्पेटियल। तो ये है टोटल 8। एन नंबर ऑफ लिम्स ये उसका निमोनिक है, ठीक है। एन मतलब नेचुरलिस्ट, एल मतलब लॉजिस्टिक, एन मतलब नेचुरलिस्ट, एल मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक, एम मतलब म्यूजिकल, बी मतलब बॉडीली दैट इज काइनेस्थेटिक, एस मतलब स्पेटियल। तो ऐसे 8 टाइप के होते हैं। और इसमें और एक एमसीक्यू पूछा सकता है, वो है हाउ मेनी। तो 8 ही इसका एक और एमसीक्यू आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which of the following ways effective classroom management helps in the both learner and teachers? Setups and continuous systemic environment in the classroom, increase academic learning. Next is encourage social growth, increase negative practices. तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मेरे ख्याल से मल्टीपल करेक्ट आंसर्स ये टाइप है, और ये क्वेश्चन आता है मीडियम टू हाई डिफिकल्टी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें से करेक्ट कौन से है। इंकरेज इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट से इंकरेज सोशल ग्रोथ होता है, क्या होता है? इंकरेज एकेडमिक लर्निंग होता है। इंकरेज निगेटिव प्रैक्टिसेस नहीं होता है। तो जो डी डी नहीं है, जो जो डी बोल रहे वो नहीं है। तो ए बी डी, ए सी डी ये गलत हो गए, बी सी डी ये भी नहीं है। तो एक ही आंसर अपना बनता है ए बी सी। ए सेटअप एंड कंटिन्यूस सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, बी है इंक्रीज एकेडमिक लर्निंग, एंड सी है इंकरेज सोशल ग्रोथ। लेट्स सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी इज द ओनली। वापस से देखते हैं। हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ सिस्टमिक एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग इन हो ही है पढ़े हैं। इट डज नॉट लीड टू निगेटिव प्रैक्टिस, इन फैक्ट इट हेल्प्स द रिड्यूस डिस्ट्रक्टिव डिसरप्टिव बिहेवियर, इससे कम होता है, किससे? इफेक्टिव क्लासरूम की वजह से, अगर आप अच्छे से क्लासरूम मॉनिटर कर दो। इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ है क्या? हाँ। तो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स एकेडमिक अचीवमेंट, मिनिमाइज डिसरप्टिव बिहेवियर एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ तक मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिया, मराठी में 26 तक पहुंचे हैं,
हिंदी अंग्रेजी में हम लोग क्वेश्चन नंबर पूछे हैं 27 तक। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए मैं आपसे वार्तालाप करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंकिंग योर थैंकिंग यू, योर होस्ट, योर मेंटर, योर गुरु, डॉक्टर हितेश्वर लोनारे, एंड साइनिंग ऑफ।